हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, आज से एक शो की शुरुआत हो रही है, 20 मिनट शो। अब इस 20 मिनट शो में हम आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से इस शो की शुरुआत की जा रही है। और एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के चैप्टर है उनको हम चैप्टर वाइज 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट वीवीआई जितने भी वस्तुनिष्ठ अहम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए, और 20 मिनट के शो में लगभग हम 50 सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी और साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, डिफेंस के साथ टीआरई 4, सभी एग्जाम में आपका काम आने वाला है। और यहां से 4 से 5 नंबर जो है वो पक्का होने वाला है। तो चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस 20 मिनट शो में? आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के सोर्स, प्राचीन इतिहास के स्रोत, कि भाई वेद हैं, ग्रंथ है, इन सब चीजों के किताबें हैं, ठीक है। इन सब से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उन सवालों को आज हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करें, क्योंकि 20 मिनट शो है, समय नहीं गंवाना चाहते हम। और पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक संस्कृत ग्रंथ है हितोपदेश और पंचतंत्र, इसके लेखक कौन है? बच्चा बच्चा जानता है कि सर हितोपदेश हो या पंचतंत्र हो, इसके लेखक विष्णु शर्मा है। तो हम किनको टिक लगाएंगे? हम टिक लगाएंगे विष्णु शर्मा को। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि अगर सिर्फ हितोपदेश रहे तो याद रखिएगा कभी कभी हितोपदेश में आंसर जो है वो नारायण पंडित भी देता है। तो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है, कि या तो अगर दोनों साथ में है, जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश, तब तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्योंकि पंचतंत्र एक बहुत ही फेमस पुस्तक है और जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। लेकिन इन रियर केस अगर सिर्फ आपको हितोपदेश का पूछे और विष्णु शर्मा का ऑप्शन में नहीं रहे, तो आप पहले विकल्प में क्या जाना चाहेंगे? नारायण पंडित। और ये बहुत ही दोनों प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस किताब है। पंचतंत्र तो अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है, प्राचीन, ये 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास का ये सारी किताबें हैं जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिएगा, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई थी। रामायण की रचना वाल्मीकि और महाभारत का वेद व्यास, ठीक है। रामायण की रचना किन्होंने की थी? वाल्मीकि। और महाभारत का वेद व्यास। और महाभारत का प्राचीन नाम जय संगीता। खैर वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सवाल है, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना, रामायण के लेखक कौन थे? आप सीधे सीधे बोलिएगा वाल्मीकि। रामायण के रचना किसने की? वाल्मीकि। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा में, तो कहिएगा सर रामायण जो थी वो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा की एक बुक, एक ग्रंथ कह सकते हैं हम तरह से, ठीक है। यहां तक क्लियर है? 2 सवाल एकदम बढ़िया। जितने भी सवाल हम आपके लिए लेकर आएंगे सारे PYQ होंगे। और आगामी आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए और 20 मिनट शो, डे बाई डे ये शो हम लेकर आएंगे और 20 मिनट में 40 से 50 सवालों को सॉल्व करेंगे। और वो भी चैप्टर वाइज। जैसे आज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए इस तरह का ये टॉपिक आज हो गया ना हमारा, क्या? प्राचीन इतिहास के सोर्स। जो भी प्राचीन इतिहास है उसका क्या सोर्स था, जैसे किताबें थी, धर्म ग्रंथ था, वेद था, नहीं? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगला सवाल है बाबू, अगला सवाल है कि पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा आपने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जब आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया था कि वो सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750, कहीं कहीं 2450 देता है, कहीं कहीं 2400 से 1700 ईसा पूर्व देता है, कहीं 2500 से 1700 ईसा पूर्व, लेकिन एक्चुअल में 2350 ईसा पूर्व से 17। लेकिन देखिए एक फिक्स डेट क्यों नहीं बता पा रहा है? जैसे हम कहें कि हमारी उम्र कितनी है, हम एक एक दिन का बता देंगे, इतना साल, इतना महीना, इतना दिन। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की आयु परफेक्ट क्यों नहीं बताई जा रही है? क्योंकि वो जो है ना, एक समझिएगा, एक उसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव को चित्र के अनुसार समझना था, और उसका जो कोई प्रमाण अवशेष नहीं मिला। तो हम क्या है ना, अवशेषों के आधार पर, जीवाश्मों के आधार पर, और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डेटिंग में अगर पूछा जाए कौन सा, तो कहेंगे सर C14 एक कार्बन डेटिंग प्रक्रिया है जिससे हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। और आपसे पूछा भी जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी आयु कैसे पता लगाई गई, तो कहेंगे C14 प्रक्रिया। और ये एक एक दिन, एक एक घंटा का नहीं बताएगा, एक एक्सपेक्टेड डेट। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई मुझे देखे तो कहेगा सर 25 के होंगे, कोई कहेगा 26 के होंगे, कोई कहेगा 27 के होंगे, कोई 45 का भी बोल सकता है, नहीं? तो ये होता है C14,
कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हम कहेंगे कार्बन डेटिंग प्रोसेस। और आपसे कोई पूछ दे कि कार्बन डेटिंग प्रक्रिया में क्या होता है, कहेंगे कार्बन डेटिंग प्रक्रिया में सर किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है कि वो कितना पुराना है कितना नया है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगले सवाल की बात करें, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, बताइएगा। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो याद रखिएगा, कहेंगे सर सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो होता है वो वेद होता है। ठीक है, और वेदों के संकलनकर्ता को कहते हैं महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। आपसे पूछेगा कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद हैं, और वेदों के संकलनकर्ता को कहते हैं महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। समझ रहे, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब ये शो अगर आप एक बार देखेंगे ना तो मन करेगा कि सर अगला शो आपका कब आएगा, अगला 20 मिनट शो जल्दी लेकर आइए, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे कंटिन्यू। सर्वाधिक प्राचीन वेद क्या है, देखिए वेद जो होते हैं वो 4 थे पहले। ठीक है ना, अगर वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद था बाबू ऋग्वेद। अभी समझिएगा इस चीज को, ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा जो है वो सामवेद। ठीक है, दूसरा क्या है, सामवेद। तीसरा जो है यजुर्वेद। ठीक है ना, तीसरा क्या होगा, यजुर्वेद। और चौथा जो होगा बाबू, एक आपका होता है चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इस वेद को क्या कहा जाता था, अथर्ववेद को कहा जाता था बाद वाला वेद। बाद वाला वेद ये जो है तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद था। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला, ये संगीत का जनक कहा जाता था। ठीक है, सामवेद को। और इसको आयुर्वेद का जनक कहा जाता था, पतंजलि आयुर्वेद का जनक कहा जाता था। और ये सबसे प्राचीन वेद था। एक चीज याद रखिएगा कि वेदों, या एक चीज और याद रखिएगा कि 3 वेदों के संग्रह को क्या कहा जाता था, जैसे इसमें एक सवाल आएगा ऐसे करके। ठीक है, कि 3 वेदों के संकलन को कहा जाता था त्रयी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रयी वेद कौन कौन सा है, तो कहेंगे सर त्रयी में 3 वेद आता है, एक ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है ऋग्वेद को, और तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण युद्ध यज्ञ हवन ये सब जो है यजुर्वेद में। ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए कि त्रयी किसको कहा जाता है, कहेंगे सर त्रयी में 3 वेद आता है, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। कहेंगे अथर्ववेद, कहेंगे नहीं, अथर्ववेद वो जो है ना सबसे बाद वाला वेद है, उसमें त्रयी शब्द का, वो त्रयी में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे सब फाइनली पूछा क्या है, आपसे फाइनली यही पूछा है कि सबसे प्राचीन वेद, तो हम भाई ऋग्वेद को टिक लगाएंगे। सबसे बाद वाला वेद, तब अथर्ववेद को टिक लगाएंगे। फिलहाल प्राचीन पूछा तो प्राचीन के हिसाब से चलें। अगला सवाल, अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो कहेंगे सर अष्टाध्यायी की रचना जो है, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना करने वाले जो थे, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि होंगे आई थिंक, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, कहेंगे सर अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पाणिनि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई मतलब डाउट वाउट तो नहीं है। चलिए बढ़े आगे। 20 मिनट शो, बहुत सारा बेहतरीन। हेरोडोटस, हेरोडोटस को एक याद रखिएगा, हेरोडोटस कहाँ का था ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा हेरोडोटस यूनान का था, और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, क्या बोला जाता है बाबू, कहेंगे सर हेरोडोटस को जब आप इतिहास पढ़ते होगे ना तो सबसे पहले इसी के बारे में, इन्हीं के बारे में जिक्र किया गया होगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, इतिहास के जनक, आप जो भी कह लीजिए, हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतिहास के जनक या इतिहास के पिता। राजतरंगिणी जिसके लेखक कलहन थे, कलहन किस क्षेत्र में इतिहास का वर्णन, याद करिएगा कि कलहन के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो कलहन से एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में था, तो कहेंगे सर ये जो था वो हर्षवर्धन, किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में तरंगिणी थे। ठीक है, कलहन थे, और कलहन की लिखी गई एक पुस्तक थी राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में बाबू एकदम खुल के बोलिएगा कि कश्मीर के इतिहास की चर्चा, कश्मीर में जो भी घटनाएं घटी, कश्मीर में जो भी चीजें हुई, ठीक है ना, याद रखिएगा। कलहन किसकी पुस्तक, कलहन की पुस्तक कौन सी है, राजतरंगिणी। कलहन किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। और कलहन की जो पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी, उसका तात्पर्य क्या है, किस क्षेत्र के इतिहास को बताता है, तो कहेंगे सर कलहन की पुस्तक जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के इतिहास को एकदम बिल्कुल प्रॉपरली बताता है। पूरा मतलब राजतरंगिणी में पूरा कश्मीर का हिस्ट्री लिखा है, कश्मीर की कैसी कैसी घटनाएं घटी, किस तरह से
धार्मिक युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा मार, जितना सब कुछ है वो सब कुछ कश्मीर का लिखा हुआ है। एक और सवाल है, बौद्ध धर्म का, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, बताइएगा जरा, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। तो याद रखिएगा कि सर बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, जल्दी बताइए आप लोग, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहेंगे, तो कहेंगे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो सुत्त पिटक को कहा जाता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो सुत्त पिटक को कहा जाता है। अब सवाल है कि सुत्त पिटक को क्यों बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित, ठीक है, भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, सभी घटनाओं का विवरण है इसमें, समझ रहे बात को, सभी घटनाओं का विवरण जो है वो इसी पुस्तक में है, ठीक है, सॉरी सुत्त पिटक में है, ग्रंथ है एक तरह से, पुस्तक नहीं कहेंगे, सुत्त पिटक 3 है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। हाँ, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यों, इसी को क्यों कह सकते हैं, विनय पिटक को क्यों नहीं कहते, अभिधम पिटक को क्यों नहीं कहते, तो हम कहेंगे सर ये जो सुत्त पिटक है ना, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध की जितनी भी घटनाएं हैं कि भाई उन्होंने घर त्याग कैसे किया, उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश कैसे दिया, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे उनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ, कैसे उन्होंने मतलब जितनी भी घटनाएं, कहाँ उनको बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक एक चीज, एक एक चर्चा, लुम्बिनी से लेकर बोध गया तक का चर्चा है उनका, एक एक चीज, इसलिए बौद्ध सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ये सबसे मेन रीजन है। अगला सवाल है, महाभारत जिसका नाम जय संहिता है, इसके रचनाकार कौन है, महाभारत के वेद व्यास और रामायण के वाल्मीकि। याद रखिए, महाभारत जिसका प्रारंभिक नाम, आपसे पूछेगा भी कि ये जय संहिता किसका प्रारंभिक नाम है, महाभारत का, महाभारत का आरंभिक नाम क्या था, जय संहिता, बाद में क्या बताया गया, महाभारत इसको किया गया, और इसके लेखक हैं वेद व्यास, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास। अगला सवाल, हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है बाबू, कहेंगे सर हर्षचरित के लेखक जो है वो बाण भट्ट थे। और ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है, विश्वकोशीय ग्रंथ, तो याद रखिएगा अमर कोश को जो है, ठीक है ना, अमर कोश को जो है वो विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का सब कुछ जो है इसके अंदर संकलित है, इसलिए अमर कोश को क्या कहा जाता है, विश्वकोशीय ग्रंथ है। कामसूत्र के लेखक वात्सायन थे, कामसूत्र के लेखक कौन थे, वात्सायन, पतंजलि के, ठीक है, सॉरी क्या सवाल मैं भूल गया, चलिए पूछना कुछ और था, मैंने पूछ दिया कुछ और। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक बताइएगा, बढ़िया सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 14, गणित की जो पुस्तक है लीलावती, ठीक है, एक गणित की ये सबसे चर्चित पुस्तक है लीलावती, तो कहिएगा सर लीलावती के लेखक जो थे वो भास्कराचार्य थे। कॉपी में नोट करते चलिए, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपका एकदम कॉपी में नोट करना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत में पढ़े गए जेम्स प्रिसेप, जेम्स प्रिसेप ने अभिलेख, किस अभिलेख के काल में, पहले सवाल पढ़िए, भारत में पढ़े गए जेम्स प्रिसेप द्वारा सबसे प्राचीन अभिलेख किस काल के, याद रखिएगा जेम्स प्रिसेप वो पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, लगभग डेट मुझे कंफर्म नहीं लेकिन 1750 के आसपास, यानी कह रहे भारत में पढ़े गए जेम्स प्रिसेप द्वारा सबसे प्राचीन अभिलेख किस काल में प्राप्त हुए, तो कहेंगे अशोक के काल में, क्योंकि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति यही था, जेम्स प्रिसेप। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है घुमा के कि बताओ वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को, कितने शिलालेख थे अशोक के, 14 शिलालेख था वो, कितना था 14, और सभी शिलालेखों को पढ़ने का जो है श्रेय जाता है जेम्स प्रिसेप को। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है किस चीज में, सुत्त पिटक, बिल्कुल आसान समझिए भाई, जब बुद्ध की सारी चीजें इसी में संकलित है, अभी मैंने बोला कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सबका वर्णन सुत्त पिटक में हुआ है और उसके लेखक आनंद है, तो सिंपल बात है इनकी शिक्षाएं भी इसी में वर्णित होगी। आगे बढ़ते रघुवंशम के लेखक, रघुवंशम, महाकवि कालिदास, ये सब तो ऐसे बचपन में रटे होंगे, रघुवंशम, कालिदास, मेघदूतम ऐसे करके, नहीं, हाँ, चलिए, शुद्ध संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख इससे प्राप्त हुआ है, बताइएगा, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत, ठीक है,
कह रहा है शुद्ध संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख किस राजा का प्राप्त है? अशोक का, रुद्रदामन प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो याद रखिएगा कि शुद्ध संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख जो है वो रुद्रदामन प्रथम था, और रुद्रदामन प्रथम के बारे में कहा गया था कि ये शक वंश के थे। कौन से थे? ये शक वंश, जिसको क्षत्रप भी कहा जाता है, ये शक वंश के थे। और याद रखिएगा इनके बारे में एक और कहा जाता है कि शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू कि शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम। तो शुद्ध संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख किसका था? रुद्रदामन प्रथम, और वो शकों का सबसे प्रतापी। आज पहला दिन है, पहला शो है, तो थोड़ा लंबा जाएगा, जाने दीजिए, अगले टाइम से थोड़ा शॉर्ट में हम पढ़ाएंगे। और आप लोग फीडबैक में जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इतना ही स्पीड चाहते हैं कि आप थोड़ा और स्पीड चाहते हैं कि 20 मिनट में एकदम खत्म कर दे। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका ग्रंथ की रचना। अष्टाध्यायी के लेखक थे बाबू पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 20 नंबर सवाल, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। ये आपने बार बार पढ़ा होगा, सिंधु घाटी के समय में भी ये सब चीजें सवालों को बताया गया कि सिक्कों का अध्ययन। देखिए इसीलिए हम पास एकदम बिल्कुल प्राचीन ग्रंथ से लेकर आए हैं, ठीक है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत आता है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है बताइएगा जरा? सबसे पुराना याद रखिए, महाभारत, अष्टाध्यायी और महाभाष्य से भी पहले जो है सबसे पहले रामायण आया था। भगवान राम का जो है सब काल सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक कर करके आया गया। तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो था वो रामायण था, बाद में जो एक एक कर करके हुआ। चलिए, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ, राजनीति जिसमें राजनीति की चर्चा हो, एकदम सिंपल याद रखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, ठीक है। तो यही अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, और जिसमें कहा था कि ये राजनीति के ज्ञान पर आधारित एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक जो है वो राजनीति में एक अच्छा निपुण हो सकता है। अब बाकी तो बात की बात है, अब वो पढ़ने वाला बकलोल रहे तो कहाँ से अच्छा निपुण होगा जी। सब लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला ये 20 मिनट शो है, थोड़ा लंबा जाएगा। अगर आपका सपोर्ट और आपका प्यार बना रहे तो हम एकदम जबरदस्त कर देंगे, इस 20 मिनट शो को कंटिन्यू कर देंगे। सवाल है बाबू, निम्नलिखित में से कौन यूनानी आक्रमण की जानकारी देता है? कौन जो है वो यूनानी आक्रमण की जानकारी देता है? क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन यूनानी आक्रमण की जानकारी देता है? तो वो है भाई गार्गी संहिता, ठीक है, जिसके कल्याण भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी आक्रमण की जानकारी दे। ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये 20 मिनट शो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल साबित होगा। चाहे आप रेलवे में बैठ जाइए, एसएससी में, डिफेंस में, बीपीएससी, तैयारी 4, 5 जो भी आए, सबके लिए ये 20 मिनट शो है। और एक एक कर करके हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे शो, ऐसा नहीं कि जहां तहां से कुछ भी लेकर आएंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है कि करण निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है? तो एकदम लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा जी? हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है वो सबसे पहले जो है वो भारतवर्ष का शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या कहेंगे? हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम जो है वो भारतवर्ष का प्रयोग है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा आप थोड़ा सा। चलिए, पेरिपिल्स ऑफ द एरिएथियन सी, ठीक है, याद रखिएगा एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाया। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की बात करें तो कहेंगे सर एक पुस्तक है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में किसी भी ये पता ही नहीं है कि ये एक अज्ञात, इसके लेखक का नाम जो है अज्ञात है, मतलब किसने इसको लिखा है नहीं पता। तो इसमें से किसी को ना लिखकर, वैसे तो लिखना चाहिए था कि इसने किसने लिखा, तो हम लिख देते अज्ञात लेखक, लेकिन यहाँ है नहीं ऐसा कुछ, तो इनमें से कोई नहीं को हम टिक लगा देंगे।
चलिए, हिंदी भाषा में उत्कीर्ण भारत का पहला अभिलेख कौन सा था? हिंदी भाषा में उत्कीर्ण भारत का पहला अभिलेख कौन सा है? 26 नंबर सवाल, जल्दी बताइएगा कि हिंदी भाषा में, कौन से लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में उत्कीर्ण भारत का पहला अभिलेख, जल्दी बताइएगा। कहेंगे सर हिंदी भाषा में उत्कीर्ण भारत का पहला अभिलेख जो था वो देवपाड़ा अभिलेख था। कौन सा बाबू? देवपाड़ा अभिलेख था। अगला सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक, धार्मिक, राजशासन, मतलब राजनीति, राज्य शासन कैसे कैसे जो है ना, एक, हाँ आपने सुना होगा कौटिल्य के बारे में कि इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एकदम जीरो से हीरो बना दिया था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए समझिए, नासिक अभिलेख के लेखक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है। कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है? हाथी गुम्फा, कलिंग राजा खारवेल, बिल्कुल सही है। और देखिए गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता है क्या कहा गया था? कि इनके द्वारा जो है एहोल अभिलेख लिखा गया है। आपने सुना होगा कि एहोल अभिलेख की रचना किसने की है? पुलकेशिन द्वितीय। और यहाँ पुलकेशिन द्वितीय के बगल में जो है वो कुछ और है, भीतरी नहीं, हाँ भीतरी गुम्फा अभिलेख, और ये यही गलत है जी, समझिएगा इस चीज को। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नासिक अभिलेख बिल्कुल सही है, कलिंग राजा खारवेल हाथी गुम्फा बिल्कुल सही है, रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार अभिलेख बिल्कुल सही है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा एहोल अभिलेख लिखा गया था, इसलिए हम सी को टिक लगा रहे कि ये गलत है। यहाँ पर भीतरी के जगह एहोल अभिलेख होना चाहिए था। बढ़े आगे, मजा आ रहा है, जबरदस्त। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि, हाँ डेट में उस समय गलत बोला था। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी जैसे ही आया समझिएगा अशोक की लिपि थी, और अशोक की लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जो था वो जेम्स प्रिसेप था, तो आंसर सी लगाएंगे। सवाल एकदम सिंपल है, कह रहे ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में किसने सफलतापूर्वक पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि यानी अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मी में लिखी थी, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल किया इन्होंने, जेम्स प्रिसेप ने। चलिए, मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस हो या देवी चंद्रगुप्तम हो, इसके लेखक को हम क्या बोलेंगे? कहेंगे सर विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। आगे बढ़े, चलिए, मौर्यकालीन जानकारी देने वाली मेगास्थनीज पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक जिसने मौर्यकालीन जानकारी दी, मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, ठीक है, तो उस सेल्यूकस निकेटर का कौन था? एक तरह से मान लीजिए संदेशवाहक था, तो उसने जो पुस्तक लिखी उस समय में मौर्य काल की जानकारी देने के लिए, इंडिका। आप कहेंगे इंडिका से क्या होता है? तो कहेंगे सर इंडिका से मौर्य काल की संपूर्ण जानकारी मिलती है हमें। मौर्य काल की संपूर्ण जानकारी किस पुस्तक के द्वारा दी जाती है? तो कहेंगे इंडिका के द्वारा। प्रश्न पूछेगा अभी, सवाल है मौर्यकालीन जानकारी देने वाला मेगास्थनीज की पुस्तक जो थी वो इंडिका थी। ठीक है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, सॉरी। अगला सवाल, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बारह की थी? हमको लगता है मीर भोज होना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि जो है वो आदि बारह की थी? तो कहेंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज को क्या कहा जाता था बाबू? आदि बारह। ठीक है, आदि बारह की उपाधि किसने धारण किया? तो कहेंगे मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम, जो डी नंबर वाला है वो शासक था जी, मतलब संस्थापक था। ठीक है, फाउंडर। पहला विधि निर्माता, बच्चा जानता है सर, ये तो आसान सवाल है, मनु को कहा जाता है पहला विधि निर्माता। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? कुमार संभव, जल्दी बताइए। मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, सब कालिदास। कालिदास के द्वारा मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, सब कालिदास। ठीक है, हाँ चले आगे बढ़े। व्याघ्र शैली के चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से निम्न में से किस पर उसकी विजयों की जानकारी मिलती है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विजय अभियान चलाया, और विजय अभियान चलाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्कों पर अपनी जानकारी दी। उस सिक्कों का नाम था व्याघ्र शैली का सिक्का। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इसमें जो है वो किस पर जानकारी? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, हाँ
एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे व्याघ्र शैली के चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से निम्न में से किन पर उसकी वीडियो की जानकारी मिली है? तो याद रखिएगा कि शकों की जानकारी मिली है, और इन्होंने लगभग शकों पर आक्रमण जो है वो 400 ईसा पूर्व के आसपास किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं 400 ईस्वी ईसा पूर्व नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से किस पर, जो एक व्याघ्र शैली का सिक्का था, उससे किसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराया था? शकों को हराया था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इसकी पैनल पीपीटी भी चाहिए होगी, तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, हमारा ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, और ऐप को इंस्टॉल करके, और जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए रजिस्टर करके आप कहाँ चले जाइएगा? ई बुक सेक्शन में, ई बुक सेक्शन में जाइएगा, और वहीं पर आपको जो है फोल्डर मिलेगा 20 मिनट शो करके एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर सारा सॉल्यूशन किया हुआ इस तरीके से पीपीटी रहेगा, पूरा टिक विक सब लगा है, आराम से वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, यहाँ से रिवीजन कर लीजिए, वहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आपको ये वाला ऐप एकदम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये हमारा खुद का एप्लीकेशन है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी बिल्कुल डाउनलोड करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी हम लाइव आते हैं ना, या जब भी ये 20 मिनट शो लेकर आएंगे, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भेज देंगे ताकि आपका शो छूटे नहीं, टाइम पर आप देख लो, इसलिए इसको ऐप को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेल नहीं है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज बिल्कुल सही है, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस के लेखक विषादर। यहां देखिए महाभाष्य, हमको लग रहा है ना कि महाभाष्य के लेखक पता है पाणिनि नहीं है बाबू, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। कौन है जी? महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, ठीक है। पतंजलि ने किसकी रचना की? महाभाष्य की। तो ये वाला आपका गलत हो गया बाबू, एकदम क्लियर है, एकदम समझ रहे हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, और हमने यहाँ क्या लिखा है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, महाभाष्य का पतंजलि होगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, एकदम क्लियर आंसर सी होगा। चलिए, तुलसीदास किसके लेखक थे? तुलसीदास। रामचरितमानस, लो ये तो आसान सवाल है, ये रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री, बताओ जी, चीनी यात्री कौन था जो चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और कब आया था? तो ये 400 से लेकर 411 ईस्वी तक रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय के, मतलब उसके शासन में ही, मतलब इतने दिन ये भारत में रहा था, ठीक है। तो प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। प्रश्न पूछ सकता है आपसे, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला, ठीक है ना, आने वाला चीनी यात्री फाहियान, एकदम हिला के रख देगा जब सवाल एग्जाम में पूछेगा ना, तो लगेगा कहाँ फंस गए। एक और है ह्वेनसांग, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर फाहियान से रिलेटेड सवाल हो, ठीक है ना, फाहियान से रिलेटेड सवाल हो, तो याद रखिएगा चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। कहाँ आया था बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं, लेकिन अगर 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 ह्वेनसांग की बात करें, ठीक है ना, ह्वेनसांग की बात करें, तो चीनी यात्री जो था, ठीक है ना, ह्वेनसांग, वो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ये वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, समझ? नहीं, फाहियान को नहीं, चीनी यात्री फाहियान को कहा जाता है भाई, यात्रियों का राजकुमार। खैर चलिए, यात्री सम्राट भी कहा जाता है ह्वेनसांग को। इसके राज दरबार में यही ह्वेनसांग को कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। तो कहेंगे सीधे सीधे याद रखिए कि सर चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है ना, किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। मजा आ रहा है ये 20 मिनट शो आपको करके? कहेंगे सर 20 मिनट बोलकर 30 मिनट पढ़ा चुके हो आप। हाँ, थोड़ा सा पहला दिन है ना, मुझे ये 20 मिनट शो कराने का एक्सपीरियंस, जब 2-4 क्लास हम करा देंगे ना, तो एकदम धाए 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 आपको यात्रियों के समय। देखिए, यात्रियों के सम्राट के नाम से कौन सा जाना जाता है? हाँ, ये सवाल था ह्वेनसांग। नहीं, 40 का आंसर क्या हो जाएगा?
40 का आंसर से। यात्रियों का राजकुमार भी कह सकते हैं, यात्रियों का सम्राट। देखिए यहां भी लिखा हुआ था यात्री सम्राट वेनसोंग, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का सम्राट पूछे वेनसोंग। वेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, बोलिए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, वेनसोंग वेनसोंग हर्षवर्धन, ह से वेनसोंग, ह से हर्षवर्धन, फाहियान फच्च, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? लिपि, लिपि जल्दी बताइए 41। लिपि शब्द का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस में प्रयोग? तो याद रखिए अष्टाध्यायी की जो अष्टाध्यायी जो था, ठीक है, जिसके लेखक पाणिनि थे, उसी में एक शब्द यूज हुआ था लिपि। हालांकि ये इतना चर्चित सवाल नहीं है, लेकिन आया है तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अष्टाध्यायी जिसके लेखक पाणिनि थे, ठीक है ना, उनके पुस्तक में एक शब्द यूज हुआ है, ग्रंथ में शब्द यूज हुआ था लिपि शब्द, ठीक है। हालांकि जरूरी है एक तरह से, लेकिन सवाल इतना पूछता नहीं है। निम्न में से किसने हस्तिनापुर के उत्खनन से, ठीक है ना, हस्तिनापुर समझ रहे हैं, कौरव पांडव का याद दिला रहा है जी, हस्तिनापुर याद है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने हस्तिनापुर के उत्खनन में निष्कर्ष निकाला कि कौरव और पांडवों का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ था। 900 बीसी में हुआ था, एडी में नहीं, बीसी में, ईसापुर में। तो याद रखिएगा ये व्यक्ति थे डॉक्टर बीबी लाल, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कह रहा है कि इसने हस्तिनापुर के उत्खनन से ये साक्ष्य निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि जो पांडव कौरव सीधे सीधे कौन है भाई, महाभारत कब हुआ था? तो 900 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मानना किनका है? डॉक्टर बीबी लाल का, ठीक है, वैज्ञानिक थे। चलिए, गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख किस भाषा में थे? गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख जो थे, जल्दी बताइए फटाफट। कहेंगे सर गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, ठीक है, गुप्त काल की स्थापना, ठीक है ना, श्री गुप्त ने की थी। बड़े तो सवाल याद रखिएगा कि गुप्त काल के जो अभिलेख है, वो गुप्त काल से पहले के जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे, ठीक है ना। चलो अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख प्राचीन काल में भारत ईरान फारस संबंधों पर प्रकाश डालता है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही बेहतरीन है, बताइए जरा 44। हाँ तो याद रखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख प्राचीन काल में भारत और ईरान, ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था, अब इसका नाम क्या है? ईरान, ठीक है, समझे। तो ये जो अभिलेख था वो है परसिपोलिस व नक्शाए ए रुस्तम, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगा, लेकिन काम का है ये। परसिपोलिस व नक्शाए ए रुस्तम जो है, जो भारत और फारस या ईरान कहिए, ठीक है ना, इसके संबंधों को दर्शाता है कि हमारे भारत का ईरान के साथ, फारस के साथ कितना अच्छा संबंध था। चलिए, जैन धर्म के आरंभिक इतिहास किससे प्राप्त होते हैं? जैन धर्म कल्प सूत्र, बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म क्या होगा? कल्प सूत्र से, ठीक है। बड़े आगे 45 का क्या होगा बाबू? बी होगा। 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत पर प्राप्त की जानकारी का युग्म कौन सा सत्य है? ठीक है ना। सुलेमान प्रतिहार वंश का था, बिल्कुल सही है। अल मसूदी राष्ट्रकूट वंश का था, बिल्कुल सही है। जब आप पढ़िएगा सारा वंश तब ना समझ में आएगा। लमा तारानाथ 8वीं शताब्दी में एक भारतीय इतिहास, बिल्कुल सही। हमको लग रहा है ये तीनों बात सही कह रहे हैं, तो आंसर होगा इनमें से सभी। कह रहे हैं कौन सत्य है, तो तीनों तो सत्य है बाबू, तो डी आंसर मार दीजिए, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है सबको? सब लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा। निम्न में से किस मंदिर से प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया में वैष्णव धर्म के प्रचार की जाए? वैष्णव धर्म का प्रचार जो होता है, विष्णु भगवान की चर्चा जो है, अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, और कंबोडिया की राजधानी फनोम पेना होगी, ठीक है। तो निम्न में से किस मंदिर से प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया में वैष्णव धर्म के प्रसार की जानकारी मिलती है? तो वो जो है वो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, ठीक है। चलिए, कथन ए और कथन बी की बात करें। कह रहे हैं महिलाओं की सर्वाधिक खराब स्थिति की जानकारी मैत्रेयी संहिता से मिलती है, बिल्कुल सही बात है। जब हम मैत्रेयी संहिता पढ़े, मैत्रेयी इसको बोला जाता है, उस समय जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मैत्रेयी संहिता के अंदर, तो महिलाओं के बारे में कहा गया था कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। पूजा पाठ या हवन किसी भी चीज में, यहाँ तक कि मंदिरों में प्रवेश जो होता था, प्लस शिक्षा या बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो महिलाओं के लिए वर्जित था। सती प्रथा का प्रथम जानकारी भानुगुप्त के एरन अभिलेख, ये बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है, ए भी सही है, नहीं ए
ए और आर दोनों सही है जी, 48 का सी आंसर होगा। 48 का क्या आंसर होगा? 48 का सी आंसर होगा। अच्छा, एक ही सवाल बार बार है, किस प्राचीन काल से दक्षिण पूर्व एशिया में वैष्णव? अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो 20 मिनट शो का ये जो पहला क्लास रहा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि 20 मिनट में क्लास को करवाने का, तो उम्मीद है कि थोड़ा लंबा गया लेकिन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करिए, और हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी नीचे कमेंट करके एक अगले 20 मिनट शो की डिमांड जरूर करें, और आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लगा, अच्छा लगा तो बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा, ताकि हम हमारे अंदर एक अलग से मोटिवेशन है आपको पढ़ाने का। होता है ना कि बच्चे लगातार डिमांड करते हैं तो मन करता है ना, दो के जगह 2 क्लास और कर ले। ठीक है, तो अगला 20 मिनट शो हम जल्दी लेकर आएंगे। आपके फीडबैक के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपका फीडबैक जितना अच्छा रहेगा, आप जितना लाइक और शेयर करेंगे, हम उतना जल्दी आपके लिए 20 मिनट शो, और ये सभी एग्जाम के लिए, ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बार आप बैठ कर देखिए, याद रखिएगा कि भाई क्या बेहतरीन सवालों का संग्रह राहुल सर लेकर आए थे। ओके, चलिए, और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके।